हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू स्टडी साइकोलॉजी। दोस्तों, आज का डिस्कशन हमारा जीन पियाजे का ही रहेगा। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जैसा कि हमने जाना था क्या कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, उसमें हमने जाना कि जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं। उन्होंने सबसे पहले अपने बच्चों पर प्रयोग किया, फिर उसके बाद में नहीं। हेलो दोस्तों, वेलकम वंस अगेन टू स्टडी साइकोलॉजी। दोस्तों, आज का डिस्कशन जीन पियाजे के क्रम में आगे बढ़ाएंगे। कल हमने बात की थी जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले थे, स्विट्जरलैंड के। जीन पियाजे ने अपना प्रयोग सबसे पहले स्कूल के बच्चों पर किया था, फिर वही प्रयोग अपने बालकों पर भी दोहराया। ठीक है, उनका जन्म 7 अगस्त 1896 को हुआ और मृत्यु 1980। वेरी गुड। संज्ञान की बात की थी हमने कुछ, और हमने ये भी जाना था कि किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक कहा है और किस मनोवैज्ञानिक ने उन्हें सक्रिय ज्ञान निर्माता कहा है। और भी कई चीज़ें हमने जानी थी, लेकिन आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए हम उस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात करते हैं जीन पियाजे की जो संज्ञानात्मक विकास की या बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं दी। उन 4 अवस्थाओं का आज हम फुल्ली एक्सप्लेनेशन करेंगे, एकदम पोस्टमार्टम करेंगे आज हम उनका, ताकि आज के बाद हमें कभी भी जीन पियाजे पढ़ने की आवश्यकता ना हो। ठीक है, तो बात करते हैं जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाएं दी। बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं। ठीक है, इन 4 अवस्थाओं को बोला जाता है क्या? पहली है संवेदी गामक अवस्था, फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इनका जो टाइम है 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष और 11 से 15। किसी किसी किताब में 15 या उससे ऊपर भी लिखा होता है। ठीक है, कोई नहीं। अब बात करते हैं कि पहली अवस्था कौन सी थी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जीन पियाजे की पहली अवस्था संवेदी गामक अवस्था थी। संवेदी गामक कहें या उसी का एक और नाम है क्या? संवेदी प्रेरक अवस्था। इसी का एक नाम और पड़ा क्या? इंद्रिय जनित अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, 0 से 2 वर्ष। अब इसका नाम इंद्रिय जनित अवस्था क्यों है? क्यों इस अवस्था को सेंसरी मोटर कहा जाता है? क्यों इस अवस्था को संवेदी गामक कहा जाता है? क्योंकि इस अवस्था में बालक के जितने भी कार्य होते हैं वे सभी इंद्रियों के द्वारा किए जाते हैं। इसीलिए इस अवस्था को इंद्रिय जनित या इंद्रिय गामक अवस्था कहा जाता है। हमारी इंद्रियां कितनी होती हैं? 5। कितनी? 5। कौन कौन सी? आँख, कान, नाक, मुंह और त्वचा। 5 इंद्रियां होती हैं जिनके सहारे बालक कार्य करता है। अर्थात इस अवस्था में बालक के सभी कार्य किस पर आधारित होते हैं? इंद्रियों पर। अब बात की हमने कि बालक नाक, कान, आंख से निरीक्षण करके सीखता है। अब क्वेश्चन बनता है यहां से क्या कि किस अवस्था में बालक इंद्रियों का प्रयोग करके सीखता है? बताएंगे पहली अवस्था। ठीक है, अब इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं क्या? जैसे इस अवस्था में बालक महसूस करना सीखता है चीज़ों को। इस अवस्था में बालक वस्तु, व्यक्ति आदि को पहचान करना सीखता है, वस्तुओं को पकड़ना सीखता है, छोटी छोटी चीज़ें हों उन्हें मुंह में डालता है या डालने की कोशिश करता है, मुंह में डालकर उन्हें चूसता है। ठीक है, हंसने और रोने की प्रवृत्ति इसी अवस्था में आ जाती है। आगे है अंगूठा चूसता है। जैसा कि हमने और आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बालक होते हैं, मुंह में अंगूठा देकर चूसते रहते हैं। वे जो नेचर होता है उनका, वो इसी अवस्था में आता है। आगे है दोहराने की प्रवृत्ति। जैसे आपने उनके सामने जबान निकाली तो वो भी आपके सामने निकालते हैं, है ना। या फिर आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे मोबाइल चला रहे हैं टच वाला, तो वो भी उसमें उंगली करेगा, है। ये होती है उनकी दोहराने की अवस्था। आगे है समन्वय करना, यानी बच्चा कोऑर्डिनेशन करना सीखता है। उंगलियां चलाना सीखना, पकड़ना, कैसे पकड़ते हैं। पहले तो स्टार्टिंग में उंगलियां चलती हैं, लेकिन फिर वो दोनों का कोऑर्डिनेशन बनाता है, उंगली और अंगूठे का। अर्थात 5 उंगलियों का जब कोऑर्डिनेशन बनाना है वो इस अवस्था में सीखता है।
आगे है बालक इस अवस्था में उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है। अब ये उद्देश्यपूर्ण कार्य क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये कमरा है, अब बालक है यहाँ पर और उसकी जो खिलौना है वो है यहाँ। अब बालक इस खिलौनों को लेने के लिए ऐसे जाएगा, चलता जाएगा चलता जाएगा, तो उसका उद्देश्य है ये खिलौना प्राप्त करना, यानी ऐसा काम करना जो सीधे उसको उसकी वस्तु तक पहुंचाए, इसे कहते हैं उद्देश्यपूर्ण कार्य करना। ठीक है, आगे इस अवस्था में बालकों के अंदर जिज्ञासा आ जाती है, नकल करना सीख जाते हैं, वस्तु को उलटना पुलटना सीख जाते हैं, है ना, इधर से पलटेंगे उधर, उधर से पलटेंगे उधर। ठीक है, अगर यहां तक आपकी सभी चीजें समझ आ गई हो तो आगे का डिस्कशन करते हैं। क्या कि जीन पियाजे की दूसरी अवस्था है जिसका नाम है संवेदी पूर्व संक्रियात्मक या प्राक संक्रियात्मक। पेपर में इन्हीं नामों से आती है, पूर्व या प्राक, लेकिन जब इंग्लिश में लिखा होगा तो केवल एक ही नाम आएगा, क्या, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये होती है 2 से लेकर 7 वर्ष। ठीक है, ये अवस्था पढ़ना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके नाम आते हैं पूर्व या प्राक संक्रियात्मक अवस्था। इंग्लिश में दूसरी साइड पे इंग्लिश में अगर हम देखेंगे तो लिखा होगा प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से लेकर 7 वर्ष। इस अवस्था को 2 विभागों में बांटा है जीन पियाजे ने। कौन कौन सी, एक है प्राक संप्रत्यात्मक और दूसरी है अंतर्दर्शी अवधि। प्राक संक्रियात्मक या अंतर्दर्शी अवधि। पहली वाली में क्या होता है, जीववाद, अहम केंद्रता, केंद्रीयकरण और अपलटावी प्रवृत्ति। अंतर्दर्शी में प्रत्यक्षात्मक चिंतन और चिंतन में यथार्थता। हालांकि इन पे क्वेश्चन कम बनते हैं, लेकिन इन पॉइंटों पे प्रश्न सबसे ज्यादा बनते हैं जो अक्सर हमें देखने को मिलते हैं। अब बात आई क्या कि भाई ये जीववाद क्या होता है, इंग्लिश में एनिमिज्म बोला जाता है। जीववाद होता क्या है, जैसे मान लीजिए किसी बालक ने देखा कि उसके घर में गाड़ी खराब हो गई। अब उसके घर वाले उस गाड़ी को जब सही करवाने ले जा रहे होते हैं तो बालक कहता है गाड़ी मर गई है, वो ये नहीं कहता खराब हो गई है, वो मर गई है। कभी कभी आपने देखा होगा कि दीवार में जब चोबे वगैरह हम ठोक रहे होते हैं तो बालक कहता है कि इसे मत मारो लग जाएगी। अर्थात बालकों के अंदर ऐसी प्रवृत्ति जो या जिसके कारण वे निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझते हैं, अर्थात नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी वह लिविंग थिंग्स जैसा व्यवहार अपनाते हैं, इसे कहते हैं जीववाद। आगे है अहम केंद्रता अर्थात ईगो सेंट्रिज्म। ये क्या होता है कि इस प्रवृत्ति में बालक जो कर रहा होता है, जो बोल रहा होता है, ठीक है, वो समझता है कि ये सब सही है। जैसे आपने उससे कह दिया चन्ना मामा, तो अब वो कहेगा कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरे ही हैं, ना कि किसी और के। अगर उसके छोटे भाई बहन ने कह दिया कि भाई ये तो मेरे भी हैं चन्ना मामा, तो उसको इतना मारेगा, मार मार के मारेगा। यानी कि इसी कंडीशन को बोला जाता है अहम केंद्रता। आगे केंद्रीयकरण, केंद्रीयकरण अर्थात ईगो नहीं सेंट्रेशन। केंद्रीयकरण मतलब सेंट्रेशन। ये क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक वस्तु के अंदर 4 क्वालिटी हैं। पहला रंग अच्छा है, दूसरा अच्छा चलता है, सस्ता मिलता है, पास में मिलता है। अगर ये 4 क्वालिटी हैं तो बच्चा इन 4 में से केवल एक ही क्वालिटी पर अगर फोकस करता है, केवल एक ही क्वालिटी, जैसे मान लीजिए किसी को उसका रंग पसंद आ जाए तो फिर वो यह नहीं देखते कि पास मिलेगा या दूर, महंगा मिलेगा या सस्ता, पास मिलेगा या दूर, ठीक, वो उसे खरीद लेते हैं। अर्थात जब किसी वस्तु के विभिन्न बिंदुओं को छोड़कर अगर एक ही बिंदु पर बालक अपना ध्यान केंद्रित करता है तो उसे कहते हैं केंद्रीयकरण। अब आता है अपलटावी अर्थात इरिवर्सिबिलिटी। इरिवर्सिबिलिटी मतलब अपलटावी यानी बिना पलटने वाली प्रवृत्ति। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी बालक के पास 10-10 के 2 नोट हैं, आपने उनसे वो ले लिए और एक 20 का दे दिया, तो निकम्मा रो जाएगा, रो रो के पूरे मोहल्ले को सर पर उठा लेगा। क्यों कि मेरे पास 2 थे,
और इन्होंने मुझे 1 दिया है। उसकी ये समझ में नहीं आएगा कि ये दोनों और ये 1 बराबर है। इस प्रवृत्ति को कहा जाता है इरिवर्सिबिलिटी अर्थात अपलटावी। आगे बात करते हैं अंतर्दर्शी में। एक है प्रत्यक्षात्मक चिंतन। ये क्या होता है कि जब बालक अपने मन मस्तिष्क में किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का अपने मस्तिष्क में जब चित्र बनाने लगता है, इमेज बनाने लगता है या बनने लगती है, इसे कहते हैं क्या? प्रत्यक्षात्मक चिंतन अर्थात परसेप्चुअल थॉट्स। चिंतन में यथार्थता। अब आपने देखा होगा ख्याली पुलाव बनाना, जैसे हमारे पास BMW गाड़ी होगी, हमारा इतना बड़ा घर होगा और ये चमचमाता महल, उसी को जब जीने लगते हैं तो इसे कहा जाता है क्या? चिंतन में यथार्थता अर्थात रियलिज्म इन थिंकिंग। यानी जो हम सोच रहे होते हैं उसे हकीकत माने तो इसे बोलते हैं चिंतन में यथार्थता। ठीक, ऐसे ही आगे की हम बात करते हैं क्या? जीन पियाजे की तीसरी अवस्था कौन सी है? मूर्त संक्रियात्मक या अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष। ठीक, चलिए कौन सी? मूर्त, प्रत्यक्ष या ठोस। इंग्लिश में बोला जाता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये जानने से पहले एक बार हम इधर और आते हैं क्या? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज छूट गई। ये जो ईगोसेंट्रिज्म है, ईगोसेंट्रिज्म, इसके कारण बालक भाषा सीखता है। अगर बालकों के अंदर ईगोसेंट्रिज्म ना हो अर्थात अहम केंद्रता ना हो तो बालक भाषा नहीं सीख सकता। क्वेश्चन आता है कि भाषा का विकास किस अवस्था में होता है? 2 से लेकर 7 वर्ष में। भाषा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? एक तो होती है प्राइवेट लैंग्वेज, एक होती है सोशल लैंग्वेज। प्राइवेट और सोशल 2 तरह की लैंग्वेज होती हैं। एक जब हम खुद से बातें करते हैं प्राइवेट लैंग्वेज कहलाती है, दूसरी जब हम दूसरों से बातें करते हैं सोशल लैंग्वेज कहलाती है। अब बात आती है कि बालकों में भाषा का विकास किस प्रवृत्ति के कारण होता है, तो हम बताएंगे क्या? बालकों में भाषा का विकास अहम केंद्रता के कारण होता है। भाषा 2 प्रकार की होती है। एक जब हम अपने आप से बात करते हैं तो प्राइवेट लैंग्वेज कहलाती है, जब दूसरों से बात करते हैं तो सोशल लैंग्वेज। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं तीसरी अवस्था की। तीसरी अवस्था का क्या है? या तो इसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहें या ठोस संक्रियात्मक या फिर प्रत्यक्ष संक्रियात्मक अवस्था। इंग्लिश में बोला जाता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 से लेकर 11 साल। ठीक है, आगे इसमें कुछ बिंदु हैं जैसे पलटावी, संरक्षण, मूर्त वस्तुओं का तार्किक चिंतन, अहम केंद्रता या आत्म केंद्रता को छोड़ना, विकेंद्रण, आगमनात्मक तर्पणा और भाषा का पूर्ण विकास। दूसरी अवस्था में भाषा का विकास होना शुरू होता है, लेकिन तीसरी अवस्था में भाषा का पूर्ण विकास हो जाता है। अब इन बिंदुओं को एक बार समझते हैं। जैसे पलटावी, इधर दूसरी अवस्था में आ रही थी क्या? अपलटावी। जब 10-10 के 2 नोट लिए, एक 20 का दिया, बच्चा समझ नहीं पाया। अब तीसरी अवस्था में उन्हें समझ जाता है। ठीक, तो पलटावी का मतलब होता है कि जैसे 10-10 के 5 नोट ले लिए और एक 50 का दे दिया तो बालक ये समझ जाएगा कि ये दोनों बराबर हैं। 10-10 के 5 और एक 50 का दोनों बराबर हैं। इस प्रवृत्ति को बोला जाता है क्या? पलटावी प्रवृत्ति अर्थात रिवर्सिबिलिटी। आगे है संरक्षण। संरक्षण क्या होता है कि अगर कोई वस्तु है उसके रूप रंग में परिवर्तन होता है, किसी वस्तु के रूप रंग में परिवर्तन हो जाए तो बालक उसे पहचान लेगा कि पहले यह वस्तु ऐसी थी और अब यह ऐसी है। इसे बोला जाता है संरक्षण अर्थात कंजर्वेशन। इसके लिए हमें याद रखना है अलग करने की प्रवृत्ति या क्षमता। मूर्त वस्तुओं का तार्किक चिंतन। इस अवस्था में बालक उन वस्तु व्यक्ति के बारे में सोचना शुरू कर देता है जो उसके सामने हैं, जिन्हें वो छू सकता है, पकड़ सकता है। ठीक है,
आगे है अहम केंद्रिता या आत्म केंद्रिता को सोचना, इसका मत छोड़ना। जैसे दूसरी अवस्था में ईगो का विकास हुआ, ईगो आया, भाषा सीख गया, तो जैसे जैसे उसकी भाषा डेवलप होती गई तो बालक अहम केंद्रिता को छोड़ता गया, यहां से छोड़ना शुरू होता है। ठीक है, यानी ईगो उसके अंदर से धीरे धीरे खत्म होने लगता है। आगे है विकेंद्रण। जैसा हमने दूसरी अवस्था में जाना था, केंद्रीयकरण के सभी बिंदुओं को छोड़कर एक बिंदु पर फोकस करना केंद्रीयकरण। इसमें क्या आएगा, एक बिंदु को छोड़कर सभी बिंदुओं पर एक साथ फोकस करना विकेंद्रीयकरण कहलाता है। इंग्लिश में बोला जाता है डिसेंटरिंग। आगे है आगमनात्मक तर्कणा अर्थात इंडक्टिव रीजनिंग। यहां से प्रश्न आता है कि किस अवस्था में आगमनात्मक तर्कणा आती है। एक और है भाषा का पूर्ण विकास। ठीक है, लेकिन यहां से साथ ही साथ हमने एक चीज और सीखी, देखिए क्या, तार्किक चिंतन। तार्किक चिंतन प्रश्न दो तरीके से आते हैं। अभी मैं इस चीज को नोट करना है यहां पर कि मुझे यहां पर एक चीज कनेक्ट करवानी है, जो चौथी अवस्था हम पढ़ेंगे उसके बाद करते हैं। ठीक, आगे चौथी अवस्था है अमूर्त अप्रत्यक्ष, अमूर्त या अप्रत्यक्ष या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। 7 से लेकर 11 साल या उससे 11 से लेकर 15 साल या उससे ऊपर। इंग्लिश में बोला जाता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, इसके भी कुछ बिंदु हैं, जैसे उच्च स्तरीय संतुलन। ये क्या होता है, जब बालक तार्किक रूप से समस्या को हल करने लगता है। जब बालक तार्किक रूप से समस्या को हल करने लगता है तो उसे कहा जाता है उच्च स्तरीय संतुलन। समझ का रूपांतरण। समझ का रूपांतरण इसका मतलब होता है कि बालक किसी एक ज्ञान को अर्जित करके उसे दूसरी जगह यूज करे या प्रयोग करे तो इसे बोला जाता है समझ का रूपांतरण, यानी एक रूप में सीखकर दूसरे रूप में लगाना। ये सेम टू सेम उसी की तरह है जैसे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। सेम उसी चीज को यहाँ कि बालक ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कब कर पाता है, जब वो इस अवस्था में आ जाता है। अमूर्त नियमों का प्रयोग करने की योग्यता। इस अवस्था में बालक उन वस्तु, व्यक्ति या घटनाओं के बारे में सोचना प्रारंभ कर देता है जो उसके सामने नहीं है, अर्थात अमूर्त रूप में है। ठीक है, आगे निगमनात्मक तर्कणा अर्थात डिडक्टिव रीजनिंग। पहली वाली में क्या थी, इंडक्टिव, और इसमें क्या है, डिडक्टिव। इसका मतलब होता है किसी के बारे में सही सही अनुमान लगा लेना। जैसे अभी गर्मी पड़ रही है बहुत खतरनाक वाली और बादल हो रहे हैं काले काले, तो हम लोग ये सोच पाते हैं कि हो सकता है आज बारिश होगी, तो इसी को बोला जाता है डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, अर्थात निगमनात्मक तर्कना। अब एक चीज और है इन दोनों में सीखने वाली, पहले तो आप इतना नोट कर लीजिए, फिर यहां से हम चलते हैं उन पॉइंट पर जिन पर हमेशा हमें कंफ्यूजन रहती है कि ये होगा या वो होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बात करते हैं अब इनकी। पॉइंट है सीखने वाले क्या, कि पहली अवस्था में इंद्रियों का प्रयोग करते हैं बालक, तो इसलिए इसे कहा जाता है इंद्रिय जनित अवस्था। और सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण चीजें थी क्या, कि निरीक्षण करके सीखता है, दोहराने की प्रवृत्ति होती है, समन्वय करना सीख जाता है, उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे यहाँ पर ये चारों बिंदु जीववाद, अहम केंद्रिता, केंद्रीयकरण और अपलटावी महत्वपूर्ण है। इनके अलावा कि भाषा का विकास दूसरी अवस्था में किसकी वजह से, ईगो की वजह से। इसमें एक चीज और आती है क्या, वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व। अब बहुत से लोग यहाँ पर परेशान होते हैं कि किसी किसी किताब में दिया जाता है वस्तु स्थायित्व पहली अवस्था में होता है, किसी किसी किताब में होता है कि वस्तु स्थायित्व दूसरी अवस्था में होता है। तो दोस्तों अगर प्रश्न में ये हो कि वस्तु स्थायित्व की जो विकसित होने की प्रवृत्ति है वो किस अवस्था में होती है, तो बताएंगे पहली वाली में। क्यों,
क्योंकि ये आता है बालक के अंदर 24वें महीने में। अब 24वें महीना देखेंगे एक बार, 0 से 2 वर्ष में भी आ रहा है और 2 से 7 2 वर्ष में भी आ रहा है। इस वजह से होता है यहां पर क्या, कंफ्यूजन। तो अगर प्रश्न में साफ साफ ये लिखा हो कि प्रारंभ कब होता है वस्तु स्थायित्व, तो हम बात करेंगे पहली अवस्था में, अदरवाइज हर कंडीशन में, हर हाल में आंसर लगाएंगे दूसरी अवस्था। वस्तु स्थायित्व क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये पेन है, देखिए ध्यान से, अब मैंने ये हटा लिया, अब थोड़ी देर के लिए आपके माइंड में बन गई होगी क्या, इमेज। उसी इमेज के बनने को बोला जाता है वस्तु स्थायित्व। ठीक है, बालकों में यह प्रवृत्ति का जन्म 24वें महीने में होता है, लेकिन अच्छे तरीके से आती है 2 से लेकर 7 वर्ष में, अर्थात पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। अब बात करते हैं यहां पर, जैसा कि हमने ये देखा कि तार्किक चिंतन, तो ध्यान रखिएगा कि अगर बालक तर्क और चिंतन दोनों सम्मिलित रूप से कर रहा है तो आएगा तीसरी अवस्था में, और तर्क के बाद कॉमा लगा के चिंतन हो तो आएगा चौथी अवस्था में। बाद बाकी इसमें मूर्त चीजें होती हैं, इसमें अमूर्त होती हैं। ठीक, अब एक चीज और आती है कि तीसरी अवस्था में बालक वर्गीकरण करना भी सीख जाता है। क्या करना सीख जाता है, वस्तुओं का वर्गीकरण करना सीख जाता है। ठीक है, ये था दोस्तों आज का हमारा क्लास का डिस्कशन, जो उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा। यहां से हम गारंटीड एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका छूट नहीं सकता। इसी के साथ हम इस जीन पियाजे के पार्ट 3 में, यानी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी जीन पियाजे की, उसमें विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को हम शामिल करेंगे। वहां आप देख पाएंगे कि क्या हमारे मैटर से जितना हमने 2 क्लासों में जाना है, जो हमने 2 क्लासों में जाना है, फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो दोनों में, कि कितने प्रश्न को हम इतने मैटर से सॉल्व कर पाते हैं, क्या वाकई में ये कमाल का है या नहीं। ठीक, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बराबर वाले बेल आइकन को दबाइए।